रेन फॉरेस्ट्री के इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पहले डेंड्रोलॉजी के पहले लेक्चर में हम लोग डेंड्रोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन था उसको हम पढ़े हैं। तो आज डेंड्रोलॉजी का सेकेंड लेक्चर है। हम पहले पढ़ेंगे ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स। जो टर्म हम लोग अब आज पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन। डेंड्रोलॉजी मीन्स मेनली क्या होता है कि किसी भी वुडी स्पीसीज़ का जो साइंटिफिक स्टडी हम लोग करते हैं, मतलब कि कोई भी ट्री हो गया, मेनली हार्ब श्रब ये क्लासिफिकेशन में नॉर्मली आता है, लेकिन डेंड्रोलॉजी में हार्ब श्रब का ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करते। हम लोग मेनली डिस्कशन करते हैं वुडी स्पीसीज़ का, कि जिसमें से हमको वुड मिले एज अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कोई भी फॉरेस्ट स्टैंड हो गया, टिम्बर हो गया, जहाँ से हम लोगों को फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, उस ट्री का हम लोग जब साइंटिफिक स्टडी करते तो हम लोग तब उसको बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। तो आज हम लोग पहले क्लासिफिकेशन में शुरुआत में पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे उसके एक्सप्लेनेशन में या डीप एनालिसिस में जाएंगे। पहले जो पॉइंट है, द नेमिंग ऑफ स्पीसीज एंड देयर ग्रुपिंग इनटू फैमिलीज, ऑर्डर एंड डिविजन्स एक्सेट्रा, ये दिया था एंड्रयू सागडेन ने इन 1984। उनका जो बुक या कोई थीसिस पेपर है, लॉन्गमैन इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी ऑफ बॉटनी में। ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है कि एंड्रयू सागडेन पहले 1984 में लॉन्गमैन इलस्ट्रेटेड डिक्शनरी ऑफ बॉटनी जो बुक है, उसमें पहले ये बोले थे कि फैमिलीज़, ऑर्डर, डिविजन्स, हम लोग ट्री का जो क्लासिफिकेशन होता है, फैमिलीज़, ऑर्डर, डिवीज़न, किंगडम, सब किंगडम, जेनस, स्पीसीज़, तो मेनली उनको एक्सप्लेन किए थे। तो क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल वे में देखना चाहते हैं तो क्लासिफिकेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट्स with particular circumscription by rank and position according to the artificial criteria like phenetic similarities और phylogenetic relationships। तो क्लासिफिकेशन मेनली क्या होता है कि हम लोग जब किसी भी, अगर हम ह्यूमन का बात करें तो अगर हम लोग किसी भी ह्यूमन को क्लासीफाई करते कि इस क्लास के अंडर ये दो ह्यूमन आ सकते हैं, तो हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं कि दोनों का जो सिमिलरिटीज़ होता है, जो फिजिकल, या कि दोनों का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो सकता है, दोनों का जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो सकता है। तो हम किसी भी दो स्पीसीज़ को अगर एक चीज़ के अंदर ला रहे तो मेनली क्या है कि कुछ सिमिलरिटीज़ होता है, कुछ मिल हमको देखने के लिए मिलता है, कुछ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो होता है उसके बेसिस पे हम किसी भी दो चीज़ को एक चीज़ के अंडर हम लाते हैं। तो हम लोग जब ट्री का बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू रैडफोर्ड इन 1986 क्या है कि क्लासिफिकेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट्स। कोई भी ग्रुप ऑफ प्लांट्स को पहले हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे। साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे इसलिए करते हैं कि अगर हम कभी भी फ्यूचर में कुछ ब्रॉड एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेनली अगर हम लोग एक पॉइंट पे या एक क्लिक पे जानना चाहते हैं कि ये ट्री या ये ट्री कौन से क्लासीफाई या कौन से क्लास के अंडर आता है, तो मेनली हम लोग क्या करते हैं कि पहले उस प्लांट को साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं। किसके बेसिस पे? रैंक होता है, एक रैंक जो हम लोग क्लासिफिकेशन में स्टेजेस देखते हैं ना, कि क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, किंगडम हो गया, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, तो ये मेनली सब रैंक है। तो रैंक के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से कुछ क्राइटेरिया होता है, लाइक फेनोटिक सिमिलरिटीज़ बोलते हैं या बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, फाइलो शब्द आया है फिजिकल से, जेनेटिक मतलब जीन, यानी कि फिजिकल और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या रिलेशनशिप्स जो दो ट्री स्पीसीज़ में हम लोगों को सिमिलर देखने को मिलेगा, या उसमें से हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि इसका ये है, इसका ये है। जब सेम होगा तो तब हम जब एक चीज़ के अंडर या रैंक के अंडर किसी भी प्लांट को सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिस्टेमिक और साइंटिफिक दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी है, दोनों को एक दूसरे के साथ रखना चाहिए। सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मैनेजमेंट में जब हम लोग उसको अंडरगोन करते तो हम लोग उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन इज द प्लेसमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द placement of plants, animals and objects into groups and categories for a clear understanding, proper study and effective organization। तो classification क्या है? placement of plants, animals and objects into groups। हमारे पास एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे ट्री स्पीसीज होते हैं,
टीक का स्पीसीज़ हो गया, डलबर्जिया सिसो हो गया, मेलिया डूबिया हो गया। तो फैबेसी फैमिली में जो जो स्पीसीज़ आता है, जैसे हम लोग अभी बोले फैमिली, तो फैबेसी फैमिली में जो जो स्पीसीज़ आएगा डलबर्जिया सिसो, तो हम लोग क्या करेंगे कि उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उनका कुछ फिजिकल सिमिलरिटीज़ होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि फैमिली फैबेसी के अंदर ये स्पीसीज़ आता है, फैमिली लैमिएसी के अंदर ये आता है, फैमिली मेलिएसी के अंदर ये आता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज द प्लेसमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स एंड कैटेगरीज फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। हम लोगों को चीज़ें समझना चाहिए, प्रॉपर स्टडी, अगर हम लोगों को स्टडी या रिसर्च करना है और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमको क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन में। रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बोल रहा है, स्पीसीज, जेनस एंड फैमिली ऑर्डर, क्लास एंड डिवीजन आर द 6 मेन रैंक ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब जब हम नीचे से ऊपर में जाते हैं ना, तो क्या आता है, पहले स्पीसीज आता है, फिर जेनस आता है, फिर फैमिली आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर क्लास आता है, डिवीजन आता है। ये नॉर्मल है। तो अगर हम नीचे से ऊपर में जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिविजन्स, 6 मैन रैंक होता है प्लांट क्लासिफिकेशन का। हर क्लासिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, सबका सब कैटेगरी होता है। जैसे स्पीसीज का सब स्पीसीज हो सकता है, जीनस का सब जीनस हो सकता है, फैमिली का सब फैमिली हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर रैंक या कैटेगरी का सब कैटेगरीज होता है। जैसे सब फॉर्म या फॉर्म और वेराइटीज़, सब varieties, species are the subcategories of species. Subsection, section and subgenus are the subcategories of genus. Subtribe, tribe and subfamily are the subcategories of family. यानी कि हर एक रैंक का उसके अंडर एक छोटा रैंक होता है। सब मतलब उसके अंडर आएगा। जैसे सब स्पीसीज मतलब पहले कुछ स्पीसीज होगा, उसके नीचे अगर हम लोगों को स्टडी किए और कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने को मिला, या फिजिकल फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स या फिजिकल सिमिलरिटीज़ देखने को मिला, तो उसको हम सब स्पीसीज के अंदर रखेंगे। हम जीनस में नहीं जाएंगे। पहले जीनस में जाने के पहले हम लोगों को और भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिल सकता है, तो स्पीसीज के नीचे फिर हम लोग आएंगे सब स्पीसीज में। इसके बाद हम लोग देख लेंगे टाइप्स ऑफ, यहाँ पे भी दिया होगा कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। सेवरल स्पीसीज आर इंक्लूडेड विद अ जीनस, सेवरल जेनेरा विद इन अ फैमिली, सेवरल फैमिलीज विद इन अ ऑर्डर, सेवरल ऑर्डर्स विद इन अ क्लास एंड सेवरल क्लासेस विद इन अ डिवीजन। हम लोग जितना नीचे से ऊपर तक जाएंगे, यानी कि स्पीसीज से डिवीजन है फैमिली तक, तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो धीरे धीरे कम होगा। ये बेसिक चीज़ है। फिर हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि कितने तरीक़े का क्लासिफिकेशन सिस्टम्स होता है। तो द पास्ट टैक्सोनॉमिक लिटरेचर डिस्क्राइब 4 बेसिक सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेनली आर्टिफिशियल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। 4 मेन सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल, मैकेनिकल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। Later, the new phylogenetic system of classification like angiosperm phylogenetic group classification was described in 1998, which is followed by most of the schools at present. तो आर्टिफिशियल, मैकेनिकल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक ये सब पुराने चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारा बेस है जब हम हिस्ट्री में जाते। मॉडर्न अगर कोई क्लासिफिकेशन का बात होता है फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या सिमिलरिटीज़ के ऊपर बेस करके, तो उसको क्या होता है कि एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुप जो होता है, एपीजे क्लासिफिकेशन, जो 1998 में से शुरू करके अभी भी हम लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर हम लोग देख ले, ये हिस्ट्री है, यहाँ पे समझने का चीज़ें कमी है, याद करने का चीज़ें ज़्यादा है। तो अगर हम लोग ये देखें कि हिस्ट्री ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन कब कब आया है, जैसे पीरियड ऑफ एंशियंट्स लाइक 1500 AD, पीरियड्स ऑफ हार्बलिस्ट 1580 AD, ऐसे करते करते पीरियड ऑफ एपीजे जो आ गया है, एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप, वो 1998 से टिल डेट तक है। आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। अब अगर हम पढ़ेंगे, पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मेनली क्या होता है कि दीज सिस्टम्स यूज द हैबिट एंड इम्पोर्टेंस टू मैन एज द टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, हैबिट एंड इम्पोर्टेंस टू मैन, यानी कि कोई भी ट्री स्पीसीज ह्यूमन के रिस्पेक्ट में कितना इम्पोर्टेंट रखता है। ह्यूमन हार्ब, श्रब या ट्री कैसे उस चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन करते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन एवर एनी बायोलॉजिस्ट हैव एवर प्रोड्यूस्ड। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि सम एडवोकेट्स लाइक, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम, यहाँ पे मेनली साइंटिस्ट का नाम ही इंपॉर्टेंट है।
ये आपको याद रखना पड़ेगा। थियोफ्रास्टस 370 से 285 BC, फिर सेकंडस, फिर मैग्नस, ऐसे करके कुछ साइंटिस्ट का नाम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा वो है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस अ ग्रीक नेचुरलिस्ट एंड स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो। इतना याद नहीं रखना है, अपना मेनली जो बोल्ड प्रिंटिंग में लिखा है वो याद रखना है कि थियोफ्रास्टस इज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एज अ ऑब्जेक्टिव, एज ए MCQ क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। तो आपको याद रखना है थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। ही क्लासिफाइड ऑल द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में थियोफ्रास्टस क्या किया था, फॉर्म एंड टेक्सचर, ट्री का फॉर्म कैसा है, ट्री का टेक्सचर कैसा है, यानी कि उसको अगर हम लोग टच करें तो हम लोगों को कैसे फील होता है, उसके हिसाब से थियोफ्रास्टस ने क्लासिफिकेशन दिया था। क्या क्या दिया था, ट्रीज, shrubs, under shrubs and herbs and distinguish between annual and biennial and perennial। annual, biennial, perennial क्या होता है? annual मतलब जिसका लाइफ साइकिल 1 ईयर का होता है। biennial मतलब बाई मतलब 2, यानी कि जिसका लाइफ साइकिल प्लांट का 2 साल का होता है। perennial मतलब 2 से ज़्यादा साल का होता है। तो ये डिस्टिंग्विश थियोफ्रास्टस ने किया था। थियोफ्रास्टस ने ये भी डिस्क्राइब किया था कौन सा ट्री है, कौन सा श्रब है, कौन सा अंडर श्रब है, कौन सा हर्ब है, किसका स्टेम सबसे मजबूत है, मतलब कि ट्री, श्रब मतलब उसका ट्री थोड़ा टेंडर होगा लेकिन हाइट हर्ब के तुलना में ठीक रहेगा। तो ही रफली क्लासिफाइड 480 काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एज अ ऑब्जेक्टिव कि हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बुक है द ओल्डेस्ट बॉटनिकल वर्क इन एग्जिस्टेंस। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बुक है थियोफ्रास्टस ने 480 काइंड्स रफली कुछ ट्री स्पीसीज का क्लासिफिकेशन इसमें दिया था। तो मेनली क्या होगा, थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी, फॉर्म एंड टेक्सचर के बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई किया था और हिस्टोरिया प्लांटेरम पे वो क्लासीफाई किया था। फिर धीरे धीरे कुछ 3-4 साइंटिस्ट, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, जैसे कैलस, प्लिनियस सेकेंडस, रोमन नेचुरलिस्ट, हैज़ रिटन 17 वॉल्यूम्स। तो मेनली थियोफ्रास्टस आपका लाइमलाइट पे होना चाहिए, जो मेन फोकस होना चाहिए, बाकी नॉर्मल आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जेरोम बैक, ये हर्बलिस्ट है, रोट हिज वर्क हायरोनाइमस ट्रैगस इन लैटिन, लैटिन में लिखे थे, और ही इज नेम्ड एज द सेकेंड ऑफ द जर्मन फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्टस के बाद अगर इन जर्मन कोई सेकेंड साइंटिस्ट का नाम आता है तो वो है जेरोम बैक। इस पर अब आते हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम आएंगे मैकेनिकल क्लासिफिकेशन में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। दीज सिस्टम्स यूज्ड वन और फ्यू सिलेक्टेड टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स टू ग्रुप और टैक्सा। यानी कि मैकेनिकल क्लासिफिकेशन का फोकस क्या है कि एक से कम या एक से ज़्यादा कोई भी टैक्सोनॉमिकल जो कैरेक्टर होता है, टैक्सोनॉमिकल जो सिमिलरिटीज़ होता है रैंक के बीच में, स्पीसीज, जेनस, कोई भी जो सिमिलरिटीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। उसके बेसिस पे हम लोग जब कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तब हम उसको बोलते हैं मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। मैकेनिकल क्लासिफिकेशन कौन दिया था? सीजल पिनो 1519 टू 1603। फिर उसके बाद आता है जॉन रे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इन बॉटनी इन बायोलॉजी हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। जॉन रे 1627 टू 1705 एंड लिनियस ऑब्वियसली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिन्होंने दिया था, कैरोलस लिनियस 1707 टू 1778। तो हम लोग यहाँ पे सीधा जाएंगे, अगर आप पढ़ना चाहते हो एंड्रे सीजल पिनो पढ़ सकते हो इन डी प्लांट्स इन 1583, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट है वो है जॉन रे। जॉन रे अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट रोट हिस्टोरिया प्लांटेरम इन 3 वॉल्यूम्स। हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बुक है उनको 3 वॉल्यूम में लिखा था विद द अप्रोच ऑफ द नेचुरल सिस्टम। जॉन रे प्लांट किंगडम को 2 तरीके से डिवाइड किया था, हार्बी एंड आर्बोर्स। हार्बी एंड आर्बोर्स। तो प्लांट किंगडम को पहले जॉन रे ने हार्बी और आर्बोर्स दोनों टर्म में क्लासिफाई किया था। हार्बी मतलब इम्परफेक्टी, हार्बी को इम्परफेक्टी और परफेक्टी दोनों में डिवाइड किया। इम्परफेक्टी का मतलब क्या होता है? फ्लावरलेस प्लांट्स जिसमें कोई फ्लावर होता नहीं है, और परफेक्टी मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें फ्लावर होता है।
आर्बोर मतलब मोनोकोटिलेडन्स। आप लोगों का बेसिक अगर बायोलॉजी का नॉलेज होगा तो आपको पता ही होगा, मोनोकॉट मतलब जिसमें एक ही कोटिलेडन होता है, और डाइकॉट मतलब जिसमें 2 कोटिलेडन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल क्लासिफिकेशन में। जॉन रे, अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम को 3 वॉल्यूम में लिखा था, और उन्होंने नेचुरल सिस्टम के बेसिस पे क्लासीफाई किया था हार्बी और आर्बोर्स में। हार्बी में 2 है, इम्परफेक्टी, परफेक्टी। इम्परफेक्टी मतलब जिसमें फ्लावर होता नहीं, परफेक्टी मतलब जिस प्लांट में फ्लावर होता है, और आर्बोर मतलब मोनोकॉट एंड डाइकॉट। फिर अगर हम नेक्स्ट में जाएंगे तो हम सीधा स्विच करेंगे कैरोलस लिनियस पे, जो हमारा मेन फोकस है। स्वीडिश नेचुरलिस्ट एंड फिजिशियन कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। अगर अभी इसी टाइम पे बायोलॉजी का जो भी क्लासिफिकेशन है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसका रूल, ICBN, ICZN, जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, सब किसके वर्क के बेसिस पे है? कैरोलस लिनियस। ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। पब्लिश्ड, उन्होंने कुछ बुक पब्लिश किया था, लाइक हॉर्टस यूपेल्डियंस, आप आपके नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। सिस्टमा नेचुरी, जो आपके सब्जेक्ट और पेपर के हिसाब से एज अ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1735 में, सिस्टमा नेचुरी। देन स्पीसीज प्लांटेरम, फाइनली 17 स्पीसीज प्लांटेरम जो बुक है, इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक। क्यों? कैरोलस लिनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम में 7300 स्पीसीज ऑन सेक्सुअल सिस्टम डिवाइडेड किया था, मेनली 24 क्लासेस में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, यूनियन, लेंथ एंड अदर क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेमेंस लाइक मोनोएंड्रिया, डाईएंड्रिया एंड ट्राईएंड्रिया। तो ये अब हम लोग आ गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे। कैरोलस लिनियस, हर चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, सब्जेक्टिव के हिसाब से भी। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद रखते हैं तो कैरोलस लिनियस, ही इज़ अ स्वीडिश नेचुरलिस्ट एंड फिजिशियन, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। उन्होंने सिस्टेमा प्लांटेरम 1753 जो बुक था, उसमें क्या किया था, 7300 स्पीसीज़ को सेक्सुअल सिस्टम के हिसाब से 24 क्लासेस में क्लासीफाई किया था। ये तो हो गया क्लासीफाई किया था, लेकिन किसके बेसिस पे किया था? नंबर्स, यूनियन, लेंथ एंड अदर क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन क्या होता है? स्टेमेन होता है मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, मेन रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन 3 प्रकार का होता है, जैसे मोनोएंड्रिया, डाईएंड्रिया, ट्राईएंड्रिया। अगर एक स्टेमेन प्रेजेंट है तो मोनोएंड्रिया, 2 प्रेजेंट है तो डाईएंड्रिया, 3 प्रेजेंट है तो ट्राईएंड्रिया। एंड्रोसियम जिसको हम बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ऐसे ही नंबर, यूनियन, कितना लेंथ है और अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेमेन का, उसके हिसाब से 24 क्लासेस में 7300 सेक्सुअल स्पीसीज़ को उन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम में क्लासीफाई किया था। अब क्या बोल रहे? दीज वेयर फार्दर सब डिवाइडेड इंटू ऑर्डर्स, उनको ऑर्डर में डिवाइड किए थे, किसके बेसिस पे? ऑन द बेस ऑफ स्टाइल्स एंड कार्पल्स। कार्पल और स्टाइल जो है वो मेनली जो एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है, उसके पार्ट्स होते हैं। उसके जो एक्सटर्नल पार्ट्स या कोई भी इंटरनल पार्ट्स है, स्टाइल्स एंड कार्पल्स, उसके हिसाब से उन्होंने क्लासीफाई किया था। ही इंट्रोड्यूस्ड कंसिस्टेंट यूज ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। मैंने पहले भी बोला था, ये आपको पहले से भी पता होगा कि कैरोलस लिनियस ने, आज जो हम साइंटिफिक नेमिंग पढ़ते हैं, जैसे टीक का साइंटिफिक नेम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। तो टेक्टोना जीनस हो गया, ग्रैंडिस स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, पूरा जो नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस वो हो गया स्पीसीज अकॉर्डिंग टू NCERT। तो टेक्टोना जीनस हो गया, ग्रैंडिस को हम स्पीसीज नहीं बोल सकते, ग्रैंडिस स्पेसिफिक एपिथेट होगा, और पूरा जो नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस वो हो गया स्पीसीज। तो आज जो हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, डालबर्जिया सीसम, डालबर्जिया सीसो, तो ये जो नोमेनक्लेचर है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, पहले कैरोलस लिनियस ने दिया था। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ही वाज द फर्स्ट बॉटनिस्ट टू एस्टेब्लिश दिस एंड एंजॉयड एन ऑनर्ड प्लेस एज रिफॉर्मर ऑफ द सिस्टेमिक बॉटनी। अब थर्ड क्या आता है? नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन उससे भी मेन इंपॉर्टेंट है। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि दीज सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड एज मेनी टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स एज पॉसिबल टू ग्रुप टैक्सा। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाता है कि जितने भी टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स है, जितने भी हम लोगों को इंटरनल एक्सटर्नल सिमिलरिटीज़ है, इंटरनल एक्सटर्नल जो हम लोग देखते हैं नेचुरली,
एवरी रैंक पे, एवरी टैक्सन पे, रैंक को हम टैक्सन भी बोल सकते हैं, टैक्सन सिंगुलर में, टैक्सा प्लूरल में, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन. सम ऑफ द नेचुरल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एडमसन, ALD जेस्यू, कैंडोल, APD कैंडोले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड बेंथम एंड हुकर. बेंथम एंड हुकर इज द, इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है. आपको सब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन आप लोग डिस्क्राइब करो लॉन्ग आंसर में, और ऑब्जेक्टिव में इससे बहुत क्वेश्चन बनता है. तो बेंथम एंड हुकर इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट हाईफाई टॉपिक फ्रॉम दिस ओनली नेचुरल क्लासिफिकेशन. अगर हम लोग APD कैंडोले के ऊपर जाएंगे, उन्होंने 2 बुक लिखा था. बुक का नाम हम लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. थियोरी एलिमेंटेयर डे ला बोटानिक. तो APD कैंडोले क्या किया था इन हिज बुक, उनका जो बुक है, आपको नाम अगर याद नहीं होता आप लिख के याद कीजिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है. थियोरी एलिमेंटेयर डे ला बोटानिक 1813. उन्होंने क्या किया था, सेलुलेयर्स और भास्कुलर्स दोनों मेजर ग्रुप में प्लांट को क्लासीफाई किया था. सेलुलेयर्स मतलब क्या होता है, नॉन भास्कुलर प्लांट्स होता है, और भास्कुलर्स मतलब ऑब्वियसली भास्कुलर प्लांट्स. भास्कुलर मतलब जाइलेम फ्लोएम जो चीज़ें होता है. इन हिज वर्क प्रोड्रोमस ही डिस्क्राइब्ड ऑल द स्पीसीज ऑफ द भास्कुलर प्लांट्स नोन टू द वर्ल्ड. इसके बाद हम आएंगे जॉर्ज बेंथम. जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, जो हम लोग जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, जॉन बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर का जो मेन क्लासिफिकेशन है, दीज 2 ब्रिटिश बॉटनिस्ट एसोसिएटेड विथ रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स क्यू इंग्लैंड. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू इन इंग्लैंड. उन्होंने जेनेरा प्लांटेनम जो बुक था उनको 3 वॉल्यूम में पब्लिश किया था. इस क्लासिफिकेशन से पहला आपको क्या याद रखना पड़ेगा, इस चैप्टर से आपको पहले कॉपी में ये लिस्ट करना पड़ेगा साइंटिस्ट, ईयर और कौन कौन सा बुक उन्होंने पब्लिश किया था, क्या क्या काम किया था, कैसे कैसे क्लासीफाई किया था. अगर आप इस चीज़ को सम अप कर देते हो तो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम ईजिली हो जाता है. तो 3 वॉल्यूम में जेनेरा प्लांटेनम में जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने क्लासीफाई किया था. दे डेवलप्ड अ मोर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इज कंसिडर्ड टू बी द सुपीरियर मोस्ट. इसके बाद हम आएंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, दिस क्लासिफिकेशन यूज्ड एज मेनी टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स. सेम क्वेश्चन, सेम चीज़ है इसमें भी. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में भी क्या है कि मेनी टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स जो पॉसिबल है, और फाइलोजेनेटिक इंटरप्रिटेशंस यानी कि इवोल्यूशन से अगर कोई भी स्पीसीज में सिमिलैरिटीज़ है, कोई भी मेल आपको दिखता है, उसके बेसिस पे जब आप चीज़ें करते हो तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. इसके बाद जो भी साइंटिस्ट का नाम है आप इसमें पढ़ लीजिएगा. मेनली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है क्रिप्टोगैमी, आपको टर्म याद होना चाहिए कि जिस प्लांट में कोई सीड नहीं होता, और फेनोरोगैमी जिसमें सीड होता है. क्रिप्टोगैमी में आप लोग क्या पढ़ोगे, 11th में भी आप ये पढ़े थे कि थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया और टेरिडोफाइटा हो गया. जो भी है जैसे एल्गी, फंगी, लाइकेन जो भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैमी में आ जाता है. और फेनोरोगैमी में क्या आता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म मतलब जो सीड बियरर जो नेकेड होता है, और एंजियोस्पर्म मतलब जो नेकेड नहीं होता, जिसका एक प्रॉपर चीज़ रहता है जिसमें सीड रहता है. तो एंजियोस्पर्म में भी 2 टाइप का होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट. इसके बाद एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रेंटल जो भी यहाँ पे साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन है, आप ये लोग पढ़ लीजिएगा, उतने इंपॉर्टेंट है नहीं. ट्रांजिशनल फाइलोजेनेटिक सिस्टम. तो मेनली क्या होता है, जैसे फाइलम एंजियोस्पर्म, सब फाइलम डाइकोटिलिडन. जॉन हचिनसन जो साइंटिस्ट है, आप देख सकते हो इसमें कि एन इंटरनेशनल फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज प्रोड्यूस्ड बाय जॉन हचिनसन, अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट. उन्होंने रॉयल बॉटनिकल गार्डन के एसोसिएशन में उनका जो बुक था फिर से जेनेरा ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें ये क्लासीफाई किया था सब फाइलम, मोनोकॉट, डिवीजन. तो मेनली जो होता है इसमें भी साइंटिस्ट का ही नाम है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेंड्रोलॉजी के व्यू के हिसाब से. यही बात है, वुडी प्लांट्स आर प्रिमिटिव कंपेयर टू हर्बेसियस. वुडी प्लांट्स का यहाँ पे आप लोगों का जो स्टडी है जिसको हम डेंड्रोलॉजी बोलते हैं. मोस्ट प्रिमिटिव लीफ अरेंजमेंट इज ऑल्टरनेट. जो भी इस साइंटिस्ट ने
आर्मेन ताक्तिजन जो साइंटिस्ट है उसका जो क्लासिफिकेशन था 1980 में बॉटनिकल रिव्यू में, अगर आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आपको मिल जाएगा। और यहीं पे हम लोग हमारा सेकेंड लेक्चर डेंड्रोलॉजी का ख़त्म करते हैं क्लासिफिकेशन। थैंक यू।